कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बी आंसर हो जाएगा। 2001 और 2001 ये दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 2001 के हिसाब से पूछा है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसका आंसर हो जाएगा 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? अगर राज्यों में गिनती करें तो 12th पोजीशन पर हैं हम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला ले तो हमारा 13th पोजीशन हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश सहित 13वां स्थान है, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें तो राज्यों में केवल हमारा 12वां स्थान है, जम्मू कश्मीर के डिवीजन के बाद। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 88,752 वर्ग किलोमीटर, बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 83,143 वर्ग किलोमीटर, झारखंड 79,714 वर्ग किलोमीटर, और तमिलनाडु का ये है। ओके, इसके हिसाब से आंसर सी होगा। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। बिहार को गौर से देखोगे तो आयताकार ही है। बिहार का विस्तार कितना है? अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। आसान से क्वेश्चन है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 31 मिनट 15 तक उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 तक है पूर्वी देशांतर। ओके, ये होता है देशांतरीय विस्तार, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। ओके, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है? तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 483। आगे अगला क्वेश्चन, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक तो 483 किलोमीटर। बिहार राज्य प्रमंडल डिवीजन की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। सूची को मिलाना है, प्रमंडल का नाम है, जिलों की संख्या है। तो इसमें से बेमेल पूछा है कौन है और उसका उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में 3 नहीं, भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट ही है, एक है भागलपुर, एक है बांका। ओके, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और बेमेल कौन सा है इनमें उत्तर बताना है आपको। तिरहुत 6 लिखा हुआ है जिले, मगध 5, कोसी 3, मुंगेर 5। तो मुंगेर प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पटना प्रमंडल के ज़िले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। उसके बाद से इसमें गलत कौन सा है? दरभंगा प्रमंडल के ज़िले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल। जबकि कौन कौन से हैं दरभंगा में? दरभंगा में है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दरभंगा प्रमंडल में। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारण प्रमंडल के ज़िले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। तो ये सारण प्रमंडल में नहीं आते। ऊपर हमने पढ़ा था सारण प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ सारण, सिवान और गोपालगंज, 3 ही ज़िले आते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार राज्य वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम या घटते हुए बताना है आपको, सबसे बड़े से सबसे छोटे पर जाना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद से रोहतास। इसको जरूर याद रखना, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर जिला है सबसे छोटा। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो उस समय बिहार के 18 जिलों को अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 37 जिले थे। बाद में एक अरवल जिला बना था जो 38 हो गया था। ओके, 37 जिले थे। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल जिला किस जिला के विभाजन के उपरांत बना है? तो ये जहानाबाद जिला को बांट करके बनाया गया है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो यह रोहतास। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो पश्चिमी चंपारण। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह लगाना है आपको। झारखंड की सीमा को जो स्पष्ट करते हैं तो ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसको ऐसे ही याद रखना, पूर्व से पश्चिम में रोहतास, औरंगाबाद, गया,
उसके बाद से नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये कहाँ से कहाँ हो गया? ये वेस्ट टू ईस्ट हो गया, यानी कि ये हो गया पश्चिम से पूरब हो गया। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इतनी बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए। इसका ट्रिक भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कितनी बार। तो इसका आंसर है ए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसका ट्रिक ये था, अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। अरे मधु ये शिशु, छोटा सौ इसमें लिखना, ये शिशु, मुझे पता है ये गलत है लेकिन ये ऐसे ही लिखना है, शिशु चंपारण की है। इसमें सारे ज़िले आ जाएंगे आपके, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और भभुआ। ओके, कैमूर जिसको कहते हैं। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है झारखंड के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बक्सर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार के सीमा के साथ नेपाल की सीमा का स्पर्श नहीं करता? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी समस्तीपुर। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101 हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 33 का आंसर हो जाएगा ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पुराना बिहार कितना पैसा जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85% जमीन लेकर बना था। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो लगभग यहाँ पे 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बन गया? ये सभी तो आसान से क्वेश्चन है। रांची है, बहुत पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछते हैं। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 199 है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 199 है। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 44,874 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो ये है 534। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8,398 है। 8,398 हैं। कहीं कहीं पर 8,571 भी दिखाता है। कब का है ये? इकोनॉमिक सर्वे 15-16 से लिया है इन्होंने। 8,398। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है। पटना का स्थानीय समय है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे होता है। 82.5 डिग्री इलाहाबाद से गुजर रही है। पटना उससे पूर्व में पड़ता है, तो इसलिए उससे थोड़ा सा आगे होगा पटना का समय। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो नेपाल को स्पर्श करती है। बिहार विस्तृत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा कहाँ से? झारखंड से गुजरती है ना, तो उसके उत्तर में विस्तृत है बिहार। बिहार की सीमा संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही हैं। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। सोमेश्वर की श्रेणी पश्चिमी चंपारण में आ जाते हैं। शिवालिक श्रेणी है ये। बिहार राज्य की चौहदी क्या है? तो इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों का स्पर्श करता है, तो ये किशनगंज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है। प्राकृतिक बनावट के दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऊपरी गंगा के उत्तरी मैदान में, दक्षिणी गंगा मैदान में। हम लोग बिहार को कैसे बांटते हैं? अभी ये बिहार है, बिहार के बीच से गंगा नदी बह रही है। ये गंगा का नॉर्दर्न वाला प्लेन है और ये साउदर्न वाला प्लेन है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियां जो निक्षेप ले लेके आई हैं हिमालय से, उसी से बिहार के उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। जिसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? दून घाटी कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सोमेश्वर श्रेणी है जिसका शीर्ष भाग जाना जाता है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर में गंगा का उत्तरी मैदान विस्तृत है। 56,980 वर्ग किलोमीटर गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 33,670 वर्ग किलोमीटर में गंगा का दक्षिणी मैदान विस्तृत है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो टोटल कुल मिलाकर 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बिहार में मैदानी भाग पाए जाते हैं, प्लेन पाया जाता है।
बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? कहाँ से कहाँ जाना है आपको? पश्चिम से पूर्व में जाना है। तो सबसे पहले कौन सा दोआब पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा घाघरा गंडक दोआब ही पड़ेगा। उसके बाद गंडक कोसी का दोआब आएगा, फिर कोसी और महानंदा का दोआब आएगा। दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्रफल को कहा जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गंगा सोन दोआब, अंग का मैदान, मगध का मैदान। ये सभी कहाँ पर हैं? गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र हैं। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से किस तरफ है? उत्तरी मैदान की ढाल पूछा है पश्चिम भाग में। ये गंगा है, यहाँ का पूछा है आपसे कैसा है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है। ये दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है, ऐसे ढाल है बिहार में गंगा जी में, ऐसे, ठीक ना। उत्तर के मैदान में इसी तरह ढाल है। इसीलिए आप देखो गंगा नदी बह रही है, घाघरा आके मिलती है, फिर बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सारी नदियाँ आके मिलती हैं। बिहार पढ़ दिया मैंने। और अगला है बिहार के पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किस तरफ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण की तरफ है पूर्वी भाग में। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा की औसत ढाल क्या है? तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की तरफ है औसत गंगा की ढाल। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। 6 सेंटीमीटर के करीब में है ढाल प्रति किलोमीटर में। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित हैं कौन से? तो रामनगर, दून की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, दोनों ही सम्मिलित हैं। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं। इसका चौड़ाई कितना है? रामनगर दून जो पहाड़ी है इसका चौड़ाई पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 से 8 किलोमीटर मात्र लंबी चौड़ी है ये, और 32 किलोमीटर लंबी है ये दून घाटी जो है बिहार में। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो धारावार, कालीन, क्वार्जाइट पहाड़ियाँ हैं दक्षिणी गंगा मैदान। उत्तरी में तो देखो एकदम पश्चिमी चंपारण जाओगे तो आपको शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में दियार भूमि कहा जाता है किसको? तो गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र जो होता है गंगा के पूरब में, उसी को दियार भूमि क्षेत्र कहा जाता है, दियार भूमि क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो एक किस तरह का पर्वत है ये? तो नवीन मोरदार पर्वत, मतलब फोल्डेड माउंटेन है। वलित पर्वत के उदाहरण है ये, जो हिमालय बना है उसी का उदाहरण है। हिमालय का ही निचला वाला भाग होता है शिवालिक। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो ये विंध्यन समूह की हैं। दक्षिण पश्चिम ये बिहार है, ये गंगा जी बह रही हैं, यहाँ पर पूछा है आपसे दक्षिण पश्चिम। अगला है बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है, चौर। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप, मिट्टी, बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? इसको दियार कहा जाता है। यहाँ पर कांप रहता है, मिट्टी और बालू से निर्मित क्षेत्र होता है ये। नालंदा जिले में स्थित है क्या? तो राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ। इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के उत्तर पश्चिम भागों में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण, प्लीस्टोसीन युग। निम्न बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है जो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? लगभग में 874 मीटर के करीब में, 874 मीटर ऊंचा है सोमेश्वर श्रेणी, 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है तो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें से कोई नहीं है ना। उपरोक्त सबसे नई है बिहार के सोमेश्वर श्रेणी। शिवालिक प्रधानी है ये, शिवालिक, मैंने क्या बोला? शिवालिक है फोल्डेड माउंटेन, हिमालय सबसे नई पर्वत है, उसी का भाग है। हिमालय में भी जो सबसे बाद में निर्माण हुआ है जिसका, वही होती है शिवालिक श्रेणी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो ये है बागमती नदी, जो 2 भागों में बांटती है उत्तरी मैदान को। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये गलत है। ओके। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें रोहतास और कैमूर के आसपास पाई जाती हैं, यहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कर्मनासा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। यही आंसर इसका सही होगा। बिहार राज्य के औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो ये लगभग 53 मीटर है। 52.73 मीटर है, लगभग में 53 मीटर है। सोमेश्वर सेनी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो लगभग में 60 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है भारत और नेपाल के बीच में सोमेश्वर सेनी। भूगारवी काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टेथिस सागर। गंगा का मैदान जो है वहाँ पर पूरा बिल्कुल खाली जगह था, इसमें सारी नदियाँ आती गईं। इन्होंने जो गाद जमा की है इससे भर के पूरे प्लेन का निर्माण हुआ है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के गाद द्वारा लाए गए, हिमालय से बहकर जो नदियाँ आती थी अपने साथ जो मिट्टी लाती थी हिमालय से, उसी से निर्माण हुआ है। इसलिए इस प्लेन को अगर आप खोदते जाओगे तो कहीं कहीं पर 2-2 किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिलेगा, उसके नीचे जाने पर पत्थर के अंश मिल सकते हैं। अवरख प्रधान शिष्ट चट्टान जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? तो अवरख है बांका, जमुई या नवादा, इनमें पाया जाएगा। देखो यहाँ पर अगर काटने को बोलें तो यहाँ पटना को काट सकते हो, या भागलपुर को काट सकते हो। भागलपुर वगैरह में अवरख नहीं मिलता है, इसका आंसर डी होगा। पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो यहाँ ये परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें से गलत जोड़े की पहचान कीजिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर मंदार पर्वत, ये गलत है, बांका में है मंदार पर्वत। अगले पर चलते हैं। बिहार की मृदा पर हम लोग आ गए। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? तो अपोढ़ मिट्टी है। ओके। अगला है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़, तो जहाँ भी नई बाढ़ आएगी, जहाँ पर नई नदियाँ गाद लेकर आएंगी वहाँ सब पाई जाएंगी जलोढ़ मिट्टी नवीन वाली। तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, ये तीनों ही जल प्रधान वाले क्षेत्र हैं उत्तरी बिहार। दलदली मिट्टी बिहार के ज़िले में पाई जाती है? तो इन सभी में पाई जाएगी, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, तीनों में ही। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के ज़िले में पाई जाती है? 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये जाके देखना, बार बार पूछता है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से करना, इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना 1-2 बार एग्जाम से पहले। तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये ऐसी हल्की सी पट्टी गुजरती है। मैप लेके जब भी पढ़ना, मिट्टी को पढ़ना, देखते जाना कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ज़िले कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मैप को मैं मैच करो सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को, तो आपको एक पतली सी पट्टी बनाती हुई दिखाई देगी, है ना। अगला है डी या पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है। तो पूर्णिया से शुरू करो और चंपारण तक जाते जाओ, देखो कैसे मिलता है आपको पट्टी पूरे बाल सुंदरी मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के ज़िले में पाई जाती है? तो ये सभी पाई जाएगी, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान निम्न से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलथर मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ओके। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो ये हो जाए गंगा के उत्तरी मैदान में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। बिहार के ज़िले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो ये नवादा क्षेत्र की मिट्टी है जहाँ चमकती हुई प्रतीत होगी आपको। अवरख के कारण भी कई बार ये रीजन होता है, बाकी अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। जैसे लाल जहाँ पर मिट्टी पाई जाती है उसमें आयरन की प्रधानता होती है। ओके, जिसको फेरस बोलते हैं, आयरन की प्रधानता होती है, Fe। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करेल, कैवाल मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी गंगा के मैदान में, नोट डाउन करके रख लेना, कम से कम 20 बार पूछा है बीपीएससी ने इसको। करेल, कैवाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र विस्तृत है, तो कहाँ पर होगी? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। नेपाल से लगने वाले सारे ज़िले हैं यहाँ पर देखो, और ये इसी को तराई क्षेत्र बिहार का कहा जाता है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ पर? तो गंगा, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलेगी। पुराना देखो, नवीन जलोढ़ जो होता है वो खादर कहलाता है, और पुराना जलोढ़ क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो 13 का आंसर हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। अभी बताया था मैंने, एक पट्टी के रूप में देखो, सहरसा शुरू होता है, पूर्णिया से शुरू होता है एक्चुअली में, और चंपारण तक जाता है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है, टाल जिसको कहा जाता है, टाल। दाल के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध होता है ये क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है ये टाल। मोकामा टाल का नाम आपने अब सुना होगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर ही विस्तृत है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर में पाई जाती है, जिसका विस्तार कहाँ से है? पटना, बाढ़, मोकामा, बरहिया है, ये सब टाल मिट्टी वाले क्षेत्र हैं।
बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा के दक्षिण पश्चिम है बलथर मिट्टी का विस्तार। अगले पर चलते हैं। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो सी कैमूर के क्षेत्र में। बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है, जरूर ध्यान में रखना, लाल और पीला। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोसी महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी, गंडक की घाटी। खादर बांगर अभी मैंने बताया था। नवीन जलोढ़। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में भावर का प्रदेश होता है, हिमालय के ठीक नीचे वाला भावर का प्रदेश होता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के शिला पाए जाते हैं, जल का अभाव होता है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं भावर प्रदेश में, और फिर उसके नीचे तराई प्रदेश है, नदियाँ पाताल तोड़ के आती हैं बाहर, जिसको कई बार पाताल तोड़ कुआं भी कहा जाता है। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, इनको भावर का क्षेत्र कहा जाता है। पर्वत पदीय, पर्वत के पाँव के पास है ना, मतलब पर्वत के ठीक नीचे वाला भाग। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है, तो ये पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है भांगर। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह कौन सा है, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट, ये सभी भांगर मिट्टी में पैदा किया जाता है। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है, तो धान, गेहूँ, गन्ना और चावल, गन्ना और चना, ये है किसके, बालसुंदरी मिट्टी के क्षेत्र में। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है, तो दलहन, तिलहन और गेहूँ हैं ताल मिट्टी का प्रधान क्षेत्र। जहाँ भी इसमें धान दिखे काट देना तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो दलहन, तिलहन और गेहूँ। बिहार में तराई मिट्टी के प्रमुख फसल कौन सी है, तो इसका है गन्ना, घास और पटसन। पश्चिमी चंपारण में इसलिए और पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना का उपज होता है, गन्ना, धान और पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर, बाजरा सब पैदा कर सकते हैं जलोढ़ में तो हम लोग। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो धान, गेहूँ, गन्ना और जूट है। कपास देखो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, उसके बाद से यहाँ भी देखो कपास दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाता है। ओके। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो अरहर, ज्वार और बाजरा। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है, कौप मिट्टी, तो भागलपुर जिले में है कौप मिट्टी की प्रधानता। बिहार के किस जिले में अब्रख मूलतः मिट्टी में पाई जाती है, अब्रख मूलक मिट्टी पाई जाती है, अब्रख मूलक मिट्टी पाई जाती है, तो नवादा जिले में पाई जाती है। अभी मैंने बोला ना यहाँ की मिट्टी चमकती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, केवाल मिट्टी कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ को केवाल कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, खादर कहलाती है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है, अभी मैंने बताया था ना कि ये सारे नदियों द्वारा लाए निक्षेप से उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है, बिहार हो, यूपी हो, सबका। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है, तो मैंने बताया था ना, 2 किलोमीटर तक खोदते जाओगे तो आपको जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगी। तो 1.5 से 3 किलोमीटर तक अगर नीचे खोदते जाओगे तो जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगी आपको गंगा के मैदानों में। इनमें से किस जिले में दियार मृदा या स्थलाकृति की प्रधानता है, तो ये खगड़िया जिले में है दियार मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता, खगड़िया जिले में। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाएगी उत्तरी गंगा के मैदान में। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो याद हो जाएगा, मुझे पता है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है, बिहार का कैसा आकार है, आयताकार है, बीच से गंगा नदी बह रही है। उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग का मतलब इसका पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में ही तो होती है ना। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है, पश्चिमी भाग का पूछा है आपसे, तो आर्द्र शुष्क है। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु। विषुवतीय जलवायु तो विषुवत पर पाया जाएगा ना, बिहार के विषुवतीय को नहीं जाना जाता है। बिहार के जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, तो शीत, ग्रीष्म और वर्षा 3 ही मुख्य रूप से मौसम होते हैं बिहार में। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाता है। कौन सा बोला इसने, उष्ण मानसूनी प्रदेश का उदाहरण। ये कौन सा है, तो ये पटना है। ओके। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है, तो सबसे ज़्यादा गर्म जिला जो है वो गया ही रहता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ मानसून से प्राप्त होती है,
कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो देखो, बंगाल की खाड़ी के मानसून की जो शाखा होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है भारत की तरफ, ये भारत है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरेबियन शाखा होती है। जो केरल पर जो पश्चिमी घाट में टकराते हैं वो अरेबियन शाखा है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं वो बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाते हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट और बिहार इन सब में वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? किशनगंज में। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो अक्टूबर के मध्य के बाद मानसून वापस होने लग जाती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो शीतकाल में जो भी उत्तरी भारत में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्या बोला मैंने? पश्चिमी विक्षोभ। और ये कहाँ से आती है? ये भूमध्य सागर से होकर आती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए आती है। इसलिए ठंड के मौसम में भारत के पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है, जबकि मानसून के मौसम में भारत के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर है भूमध्य सागर से होने वाले चक्रवातों से, जिसको पश्चिमी विक्षोभ। अगला है कि बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? ये बिहार है, इसका उत्तर पूर्वी बोला है इस इलाके में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वेस्टर से या दक्षिण पश्चिम मानसून, दोनों से। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कब चलती है? तो अप्रैल और मई महीने में, इन्हीं 2 महीने में ये दिखती है लू। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही होगा, ये आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही पूरे मानसूनी में भारत वर्षा होती है, तमिलनाडु को छोड़कर। किसको मैंने बोला? तमिलनाडु को छोड़कर पूरे मानसूनी सीजन में पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। उसकी 2 शाखा होती है, अरेबियन शाखा और बंगाली खाड़ी शाखा। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का जोर रहता है? तो ठंडी पछुआ हवा, उत्तरी हवा। मानसून के बाद बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो चक्रवातीय तूफान के कारण झंझावातीय वर्षा होती है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है तो उत्तरायण रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो सबसे कम आर्द्रता अप्रैल और मई महीने में रहता है। अप्रैल मुख्य रूप से मान लो, मई में बरसात शुरू हो जाती है। कौन सी वाली? तो जो गर्मी बरसात होती है ना, नॉर्वेस्टर वाली, या फिर छोटे छोटे चक्रवात करके जो बरसात होती है जिसमें आंधी वगैरह चलती हैं, वो वाली बरसात। ओके। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। आर्द्रता तो बढ़ ही जाएगी ना, मानसून आएगी तो। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है तो 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। बिहार का पूर्वी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो 90%। और एक चीज़ बताओ, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, किसका मैंने बोला? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का डेटा है। उसके हिसाब से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो अरवल। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो अरवल। 22 का क्या आंसर था? डी, 90% वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 90% वर्षा जो होती है मानसूनी वर्षा ही होती है बिहार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में, तो उत्तर पूर्वी बिहार में। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में है किशनगंज। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? इसको नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, कभी कभी काल वैसाखी भी कहते हैं, आम्र बौछार भी कहते हैं। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो 15 से 20 जून के आसपास होता है। सूची को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 को। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान है, दक्षिण बिहार का मैदान है, छोटा नागपुर का पठार है, उसके बाद से छोटा नागपुर पहाड़ियाँ हैं। बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल इनसे पूछा है आपसे, है ना? इसका आंसर दिया हुआ है बी मैच कर लेते हैं। यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदान का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 29%, 29.87% ये भाग है। दक्षिणी बिहार का मैदान कितना प्रतिशत भाग रखता है? तो इसका हो जाएगा 23.71% भाग रखता है। छोटा नागपुर पठार तो 26.14% भाग पर है। छोटा नागपुर पहाड़ियाँ तो ये 20.28% पर है। ओके। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर के आसपास तक रहती है, 15 अक्टूबर। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है नॉर्वेस्टर। जनवरी माह में उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो पाला गिरने की संभावना उत्तर पश्चिम बिहार में नहीं रहता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसको एक बार इकोनॉमिक सर्वे से जरूर अपडेट करके जाना। इसके हिसाब से आंसर दिया हुआ है 50 से 150 सेंटीमीटर।
दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो किशनगंज, कटिहार और अररिया जिलों के फसलों को मिलता है। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो 127 सेंटीमीटर है। बिहार में औसत वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? औसत दिनों की संख्या पूछा है आपसे, तो लगभग में 44.4 दिन तो वर्षा होता ही है। स्रोत प्रश्न संख्या 34 का सांख्यिकीय मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार द्वारा दिया गया है। इनका स्रोत बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे पहले कहाँ पर वर्षा होगी? उत्तर पूर्वी भागों में ही सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में औसत सालाना वर्षापात कितना होता है? तो 1033 मिलीमीटर के आसपास। जरूर ध्यान में रखना, हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। वन प्रदेश एवं वनस्पति, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं अर्ध पतझड़, शुष्क पतझड़ दोनों ही पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिणी बिहार के भागों में, और आर्द्र पतझड़ ये उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से, उत्तर पूर्वी बिहार में पाए जाएंगे। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते। कहाँ कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट के बाद उत्तर पूर्व का इलाका जो है वो हो गया। उसके बाद से भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर भी पाया जाता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो 6 ये नया डेटा अपडेट कर देना, इसको काट रहा हूँ मैं। ओके, दूसरा भी छोड़ो, तीसरा भी छोड़ो, चौथे पर चलते हैं, छठे पर। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो ये तो कैमूर ही है अभी भी। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भागों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? कौन कौन सा बोला? पूर्वी मध्यवर्ती दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भागों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वनों का वर्गीकृत किया जाता है। पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जाता है उपरोक्त दोनों में, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब क्या होगा? ऐसे पेड़ जो साल में एक बार कम से कम पत्ता अपना गिरा देते हैं। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के जिले के घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम लगाइए। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सारे उससे डेटा लेना पड़ेगा हमें। 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे है वो मैंने करवाया हुआ है, वहाँ से आप इसको अपडेट करके करना। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी में, सहरसा, पूर्णिया, अररिया तीनों में ही पाए जाएंगे आर्द्र पर्णपाती तराई वन। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है? ये शुष्क पतझड़ वन है। भीम बांध अभयारण्य शुष्क पतझड़ वन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, नहीं तो सामान्य तौर पर क्या पूछता है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो इसको जरूर ध्यान में रखना। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं तो उत्तर पश्चिमी भाग में और दक्षिण स्थित पहाड़ियाँ दोनों जगह। बिहार वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी होती है? तो सी दिया हुआ 13.6%। इसको भी एक बार देखना नए डेटा से। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में है, पश्चिमी चंपारण का भाग। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में स्थित है। और यहाँ पर क्या था? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल प्राकृतिक वन फैले हुए हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है, इसको नया डेटा से अपडेट कर लेना। 6473 दिया। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यान स्थित जिले को सुमेलित करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको मैच करना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना जू में है, बहुत सारे लोग गए होंगे, यहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। वाल्मीकि अभयारण्य, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3, ये बोधगया में है। उसके बाद अगला कौन सा है? कैमूर अभयारण्य, तो ये कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो ये है गौतम बुद्ध अभयारण्य, हो जाएगा बोधगया। नहीं, ये जो ऊपर हमने मैच किया था वाल्मीकि नगर अभयारण्य, ये है चंपारण में, है ना। उसके बाद से कैमूर अभयारण्य कहाँ हो गया? रोहतास में हो गया। संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया, ये पटना में हो गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य हो गया, बोधगया में हो गया। और राजगीर अभयारण्य नालंदा जिला में हो गया। मैच हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है कहाँ पर? तो ये है चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के इस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है, तो ये दरभंगा जिले में है। बहुत ही बड़ा सा ये झील टाइप का है, यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये भागलपुर में है। बिहार की नदियाँ अफवाह तंत्र पर हम लोग पहुँच गए। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती हैं? तो चौसा, बक्सर के समीप चौसा। चौसा का युद्ध भी फेमस है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये इसमें से फल्गु नदी है, जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। गंगा नदी के बिहार में लंबाई कितनी है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, 425 किलोमीटर। वैसे कितनी है गंगा लंबी? तो 25-25।
हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो ये बरहिया से पश्चिम में मिल जाती है। ये बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सी कोसी। उत्तरी सहायक नदियों में कोसी 120 किलोमीटर के लगभग में लंबी है, इसमें मिलती है। बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, बागमती छोटा नागपुर का पठार। नहीं, बागमती छोटा नागपुर के पठार नहीं हो जाएगा, बागमती भी उत्तर में ही बहती है, सी गलत हो जाएगा इसका। हिमालय से निकलने वाले अन्य नदियां हैं सरयू, घाघरा, महानंदा, बागमती, कमला बगान सब। कमला बगान डायरेक्ट नहीं मिलती है गंगा में, ये पहले कोसी मिल जाती है, कोसी फिर गंगा मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? गंगा मिलती है और इसके क्रम वाइज में बताना है आपको। तो 1 2 3 4 चारों ही मिलेंगे, गंगा, सोन, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो उत्तर की तरफ से सोन नदी नहीं मिलेगी। कहाँ से निकलती है ये? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में अमरकंटक श्रेणी है, वहीं से ये निकलती है, वहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से दक्षिण की तरफ नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बागमती। तो उत्तर की तरफ से बह के आती है, दरभंगा शहर इसी किनारे है। और ये जो सोन नदी है, इस पर कौन सा जलप्रपात है ये बताना है आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो 120 किलोमीटर है। बिहार में वर्षा होती है लगभग में तो 1000 से 1500 मिलीमीटर के करीब में। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण जिले में घाघरा नदी प्रवेश करती है। इसका आंसर सारण दिया है यहाँ पर, जिस पर मुझे डाउट है। ये सिवान जिले के पास प्रवेश करती है बिहार में, सिवान जिले में मिलती है ये गंगा जी में, सारण जिले के है ना घाघरा नदी। इसको एक बार चेक करना। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो बी, छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा मिलती है? तो ये है सबसे पश्चिम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा, बी हो जाएगा। ओके। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? सबसे पूर्व में मिलती है महानंदा। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी मिल जाती है? तो यह है सोन, सबसे पश्चिम में पूछा है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी मिलती है? सबसे पहले मिल जाती है सकरी। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस तरह प्रवेश करती है? किस जगह पर प्रवेश करती है गंडक? तो ये वाल्मीकि नगर के पास में। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा मिलती है तो ये महानंदा नदी है। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा मिलती है कहाँ पर? तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम मिल जाती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है। अचानक कमर, अमरकंटक। दक्षिणी बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पलामू की चौराहा पहाड़ी। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? फल्गु पूछ रहा है, तो ये मोहन नदी के साथ मिल जाती है बोधगया के निकट। किउल नदी जो खमरडीहा, हजारीबाग के निकट से निकलती हैं, इसकी धाराएं समाहित होती हैं? तो फल्गु की, पंचाने की या सकरी की, इन सब की धाराएं मिल जाती है इसमें, इनमें से सभी की। ये तीनों नदी किउल नदी मिल जाती है, लखीसराय के बगल में बहती है ये। कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार की जगह पर गंगा में मिल जाती है? तो चौसा का समीप। बिहार के जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो ये है नवादा जिले में। बिहार में जलप्रपात का सही समूह कौन सा है? तो सी, उपरोक्त दोनों। ककोलत, दुर्गावती, जियारा खुंड। ककोलत, दुर्गावती, कर्मनासा नदी पर प्रपात। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। बिहार में गर्म जल स्रोतों के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो राजगीर में बहुत सारे गर्म जल स्रोत होते हैं। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी मिलती हैं, कौन से समूह को सही क्रम दिखाती है ना? तो पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। सरयू को घाघरा भी कहते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा, कोसी, बलान, फिर कमला। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में जो गंगा मिल जाती है, तो सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। क्रम याद रखना, क्रम पूछ सकता है बीपीएससी। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो ये आयताकार अपवाह प्रणाली बनाती है। सबका अपवाह प्रणाली होता है नदियों का, जो उस पर सहायक नदियाँ आके कैसे मिल रही है ना, इससे उस नदी का अपवाह प्रणाली बन जाता है। किसी का वृक्ष नुमा होता है, किसी का आयताकार नुमा होता है। कोसी गंगा में मिलती है तो खगड़िया के निकट मिल जाती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है तो कोसी नदी है, बाढ़ के लिए जानी जाती बिहार की शोक। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो ये पटना के निकट मिल जाती है।
पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है? फतुहा के पास। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिल जाती है? तो पटना से पश्चिम में मिलती है। ये 67वीं यूपीएससी क्वेश्चन है। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो छपरा के समीप मिल जाती है, सारण जिला। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो ये नदी है अजय। बिहार के राजगीर में गर्म जल स्रोतों का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर दिया हुआ है ए, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। ओके, राजगीर में। अगला है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत जिनका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी के सही समूह कौन सा है? इसमें दिया ए, मैं पढ़ देता हूँ, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ये बुक में ही गलत था, पूरा पूरा बुक ही मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, फिर से पढ़ देता हूँ, जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो मुंगेर के समीप मिल जाती है, मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फल्गु नदी किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बोधगया स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो कमला, बागमती या महानंदा जो है ये महाभारत श्रेणी है। हिमालय की श्रेणी का नाम है महाभारत श्रेणी, वहीं से निकलती है ये। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक है। हिमालय से निकलने वाली गंगा के सहायक नदियों में से सबसे लंबी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज़ धारा वाली नदी है ये। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिल जाती है? तो मुंगेर के उत्तर में मिल जाती है। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा पर मिलती है? तो मनिहारी से थोड़ा सा पूर्व में मिल जाती है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये घाघरा नदी है। कहीं पर किसी आंसर में डाउट हो तो बताना ज़रूर। वैसे मैंने एक बार चेक किया था, मुझे इसमें कुछ आंसर्स पर डाउट हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किसी आंसर में कोई डाउट हो, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ओके, बिहार की किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो गंडक को कहा गया है ऋग्वेद में सदानीरा नदी। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये जयनगर के पास प्रवेश करती है। जयनगर नेपाल बॉर्डर है, मधुबनी जिला। कमला की सहायक नदी कौन सी है? तो उपरोक्त सभी, सोनी, ढोरी और बलान तीनों नदी है। कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है। फल्गु नदी गया से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर ये अपने शाखाओं में बट जाती है। तो बराबर के पहाड़ी के समीप फल्गु नदी अलग अलग शाखाओं में बट जाती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पर पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे ज़्यादा नदी जो है कोसी नदी अपना मार्ग बदलती है। बिहार निम्नलिखित कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो गंडक, कमला और बागमती मिलती हैं। गंडक सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। बिहार में कांवड़ झील कहाँ पर है? तो ये है बेगूसराय में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो गंगा नदी बहती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो यह है कोसी नदी। सही जोड़ों की पहचान करना है। भागलपुर पुनपुन, मुंगेर फल्गु, शिवहर उत्तरी कोयल, कटिहार महानंदा। तो सी आंसर हो जाए कटिहार महानंदा। बिहार में घोघा झील स्थित है कहाँ पर? तो कटिहार जिला में है घोघा। कुशेश्वर झील जो है ये दरभंगा जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो ये नदी है बूढ़ी गंडक, सबसे ज़्यादा विसर्प बनाती है ये। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है सहरसा जिले में सबसे ज़्यादा। बिहार में स्थित ककोला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर, 47 मीटर। किस जिले में स्थित है ये आपको मुझे बताना है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? 87 डिग्री सी गर्म रहता है। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फल्गु नदी का होता है। भिखना थोरी डर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये हरहा नदी गुजरती है। बिहार किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किए जाते हैं? तो ये कोसी नदी है। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? हिमनद से मतलब निकलती है कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? 120 किलोमीटर के करीब में गंडक नदी सीमा बनाती है। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक की गति सबसे ज़्यादा तेज है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? ये बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे उत्तरी मैदान में? तो इसमें से सोन नदी है जो दक्षिणी मैदान में मिलती है।
निम्न से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? करुणासा, गंडक और घाघरा। निम्न नदियों से किसके तट पर पटना स्थित है? तो गंगा के तट पर है पटना। ओके, तो यहाँ पर तक मैंने करीब में 120-130 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, आज थोड़ा सा कहीं जाना था, जो भी कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो ज्वाइन करेंगे उनको मिल सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना, तो गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना। कहीं पर किसी ऑप्शन में आपको कुछ गलत दिखे तो कमेंट करना, मैं करेक्ट कर दूंगा। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन और कनाल, सोन कनाल जो है ये सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से तो बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता कितनी है? इसका नए डेटा से कंफर्म करना, इसको एक बार जरूर देखना नए डेटा क्या है जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। इसमें दिया हुआ 103 लाख हेक्टेयर। भारत में 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है भारत में, बिहार में 103 लाख हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो भारत का कुल 7.34% जो है वो बिहार में पाया जाता है सिंचाई संभाव्यता। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 48.57 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2008-9 में बिहार में तालाब यानी कि आहार पाइन प्रणाली सहित स्रोत से कितना प्रतिशत सिंचाई हुआ है? तो 6.77%। 8-9 का डेटा है, मत याद रखना, बकवास है। अगला भी 8-9 का है, 13-14 का है, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख और बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसको जरूर ध्यान में रखना, नलकूप है। सबसे ज़्यादा सिंचाई आज भी नलकूप से ही होता है। नए इकोनॉमिक सर्वे में भी देखना एक बार। 11-12 का डेटा दिया है, बेकार है। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो ये पूर्वी कोसी नहर की शाखा है। कोसी नदी का है ना, कोसी नदी पूर्वी है, पश्चिमी है। राजपुर नहर पूछा है आपसे, ये सब मैंने ज्योग्राफी में करवाया हुआ है, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है दृष्टि IAS से, KBC नैनो से। तो पूर्वी कोसी नहर का शाखा है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो D हो जाए, गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना के शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? दुर्गावती जलाशय परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है C, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका शिलान्यास 1976 में हुआ था। इससे रोहतास और कैमूर के 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। सोन नहर के पूर्वी, ओके 8वीं है तो 76 कैसे होगा? 1 मिनट रुक जाओ। 8वीं है तो 76 ईस्वी है तो 5वीं होगा ना, 5th है ना। पाँचवीं पंचवर्षीय परियोजना थी, 1976 ईस्वी में आई थी, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय परियोजना 1976 में इसकी शुरुआत की गई थी। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा मिल जाती है का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम पूछा है आपसे, तो वारूण है, वारूण है इसका उद्गम स्थल। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? डेहरी। पश्चिमी सोन नहर जो है उसका पूछा है। बिहार में स्थित गंडक की नदी की नहरें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में क्या दिया है? ढाका और तिऊर दोनों ही, ढाका और तिऊर ये दोनों ही गंडक नदी की नहरें हैं। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं हनुमान नगर के निकट से। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो C हो जाएगा, रोहतास। सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है कहाँ पर? सबसे ज़्यादा मतलब 12 महीने बहने वाली नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो उत्तर बिहार के क्षेत्र में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? वाल्मीकि नगर, तो इसका आंसर हो जाएगा D, तेऊर नहर है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1965 ईस्वी में, 1965। बिहार, भारत, नेपाल तीनों के सहयोग से। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल की। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दीजिए। तो इनमें से सारे ही हैं, तेऊर नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तीनों ही हैं। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है, तो उपरोक्त सभी से। गया में, नालंदा में, पटना में, तीनों में सकरी नदी से सिंचाई होती है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? C, बिहार और नेपाल को। बिहार में वर्ष 2009-10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का हिस्सा कितना था? 9-10 ईस्वी का डेटा पूछा, हमें नहीं याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे के MCQ में मैंने नया डेटा भी करवाया हुआ है। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित किस भाग में होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर पश्चिमी भाग में, यहाँ पर। बिहार के सिंचाई के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमला नहर से पूर्णिया और कटिहार में सिंचाई होती है, गलत है। कमला नगर से दरभंगा तथा मधुबनी के जिलों में सिंचाई होती है। कमला नगर से, तो कमला जो नहर है कमला नदी से निकाली गई है। कमला नदी कोसी की सहायक नदी है, तो इससे किस में सिंचाई होती है, दरभंगा के क्षेत्र में और मधुबनी के क्षेत्र में। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी, देखो ये पूरा बिहार हो गया, इसके बीच से गंगा नदी बह रही, यहाँ पर है कोसी नदी परियोजना। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में बोला है ना, तो रोहतास कहाँ है, ये बिहार है। रोहतास अगर पूछेगा तो इस एरिया में है। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो डी हो जाएगा। सोन नदी घाटी परियोजना भी है, गंडक नदी घाटी परियोजना भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आंकलित है कितनी, तो 117.54 लाख हेक्टेयर है। सृजित सिंचाई क्षमता 67.46 लाख हेक्टेयर है। प्रायुक्त क्षमता 57.4 लाख हेक्टेयर है। बिहार में प्रायुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना परसेंट है, तो 49% के लगभग में है। देखो प्रायुक्त सिंचाई क्षमता यहाँ पर कितना हुआ है, 57.4, और चरम सिंचाई कितना है, तो 117.54, तो इसका 49% के लगभग में बता रहा है। बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है, सतही जो सरफेस वाटर होते हैं उसके द्वारा, तो 63.58 लाख हेक्टेयर है। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना परसेंट है, तो 8.63% है। बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है, तो नए डेटा से एक बार अपडेट करना, 39.06 दिया हुआ है लाख हेक्टेयर। संपूर्ण भारत का बिहार भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना परसेंट है, तो लगभग में 6.09%। ज़्यादा से ज़्यादा बदला होगा तो 1.5% का चेंज हो जाता है, तो इसलिए इस डेटा के करीब करीब में आप आंसर याद कर सकते हैं। बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। बिहार में सिंचाई के स्रोत उनसे सिंचित क्षेत्रफल को सही सुमेलित कीजिए, तो ये नया डेटा, इसको जरूर एक बार करना। वैसे सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, तो एक का किस में मैच करोगे, एक का दो में मैच करो, तो इसके में एक ही में मैच है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। इतना भी अगर आप ध्यान रखोगे तो एग्जाम बीपीएससी मैचिंग वाले क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, किसी एक का भी अगर आप मैच कर ले जाओगे ना तो आपका वो मैचिंग वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है, तो एक का दो हो जाएगा ना, एक का दो एक में ही है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है, तो 50%। बिहार की ज़िले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है, तो जमुई जिले की। बिहार में सकल बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है, तो 61.20 दिया हुआ है। नए डेटा से एक बार करेक्ट करना, इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ाया हुआ है, दूसरा डेटा वाला मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आइसोपाम योजना के अंतर्गत दलहन तिलहन मक्का सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। आइसोपाम योजना है कोई, उसके तहत पूछ रहा है आपसे, तो स्प्रिंकलर सेटों का वितरण और HDPE पाइपों का वितरण। स्प्रिंकलर देखा होगा आप लोगों ने, जो पार्क वगैरह होते हैं उसमें फव्वारे चलते रहते हैं चारों तरफ, जो घूमता रहता है, घूम घूम के स्प्रिंकलर ही तो होता है वो, घूम घूम के जो पानी डालता है। बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है, सबसे ज़्यादा है रोहतास में सिंचित क्षेत्रफल। बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है, तो ये शिवहर में है, छोटा सा तो जिला ही है ये। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो रोहतास में की जाती है। अभी कुछ देर पहले भी हमने पढ़ा था। बहुत सारे चीज़ों के फसलों के उत्पादन में भी रोहतास टॉप पर आता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में, ओके, कहाँ पर, पूर्वी चंपारण में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है, तो मुंगेर में सबसे न्यूनतम सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई स्थित है कहाँ पर, तो ये औरंगाबाद में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये औरंगाबाद में है। बिहार में सिंचित भूमि में लघु एवं अत्यंत लघु सिंचाई का योगदान कितना है, तो देखो इसको नए डेटा से अपडेट करना। वैसे इसमें आंसर दिया हुआ है 7.53%। बिहार की कुल सिंचित भूमि के 62.53% पर नलकूप, 29.95% पर नहरों और 7.53 पर अन्य स्रोत लघु व अति लघु से सिंचाई होती है। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है, लोकाइन, तो ये नालंदा जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। बिहार की सिंचाई योजना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चंदन जलाशय योजना भी है, नागी जलाशय योजना भी है, बदुआ जलाशय योजना, तीनों ही हैं। निम्न से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है,
तो मालवी जलाशय योजना, ये जहानाबाद क्या दिया हुआ है कि मालवी जलाशय योजना जो है ये बिहार की नहीं है, बाकी नकटी है, महमूदा है और मरुथंदन सिंचाई योजना भी है। तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें सी, 58 का सी दिया हुआ है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है झारखंड एवं बिहार का, बटेश्वर जलाशय परियोजना। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो बिहार की भागीदारी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है किसकी? तो झारखंड की भागीदारी है। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो बिहार और झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है बटाने। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार ही है। देखना इस बार बिहार में क्या है कंडीशन में बताता हूँ। सूखा भी पड़ा है, लेकिन सूखा बहुत सारे जिलों को घोषित किया जाएगा कुछ दिनों में, और बाढ़ भी आई है। कहाँ पर? कोसी के रीजन में। तो ये कहाँ से आई है? देखो हिमालय के क्षेत्र में जब वर्षा होती है ना, तो वहाँ के जो नदियाँ हैं सारी तो वहीं से आ रही हैं, चाहे नेपाल के थ्रू हो चाहे उत्तराखंड के थ्रू हो, तो वहाँ से सारी नदियाँ अपने साथ जल लाएंगी और फिर से यहाँ पर गाद जमा के बाढ़ हो जाएगा। तो बिहार में एक साथ बाढ़ भी आपको देखने को मिलेगा इस साल और सूखा भी देखने को मिलेगा। ऐसी बात होगी कि कोई मोटा आदमी बोले कि मुझे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है शरीर में, समझ रहे हो ना? तो ये होता है, ये हकीकत है। बिहार में इस बार सूखा के साथ साथ बाढ़ भी होगा। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त है? तो लगभग 74% एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है ये, 74% एरिया है। बिहार में कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर है बाढ़ प्रवण क्षेत्र। बाढ़ जिन्होंने दूर से देखा है उनको लगता है कि आह कितना अच्छा होगा, पानी आता होगा, तैरते होंगे। हमने देखा है बाढ़ बहुत ही भयावह स्थिति होती है। बाढ़ है पता है सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की होती है? पीने के पानी की। पीने के पानी ही नहीं मिलेगा आपको, है ना? और जो सूखा स्थल होता है उस पर आप भी रहोगे, आपके साथ एनिमल भी रहेंगे, सारे जानवर। खैर अधिकतर लोगों ने देखा ही होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ। बिहार में अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से आई थी? ये तो बहुत ही भयानक था। तो बी कुसहा में पूर्वी तटबंध टूट गया था। पूर्वी तटबंध, कोसी जो नदी है ना, इसके दोनों तरफ तटबंध बनाए गए हैं। आपको पता है कोसी नदी का तटबंध इतना चौड़ा है, इसमें बहुत सारे गांव बसे हुए हैं इस तटबंध के भीतर। तो जब कोसी नदी आती है, जब उसमें पानी अतिशय हो जाता है, ये सारे गांव डूब जाते हैं बाढ़ में। इसका तटबंध इतना चौड़ा है, मैंने क्या बोला कि इसके तटबंध के भीतर बहुत सारे गाँव बस गए हैं। ओके, अगला है कि बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने जिले डूबे थे? तो 2008 में लगभग 5 जिले डूब गए थे। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने लोग प्रभावित हुए थे? तो 33.29 लाख। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसका आंसर हो जाएगा बी, 2007 में। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी द्वारा समर्पित है। ये भी ध्यान रखना, केंद्र सरकार और यूएनडीपी इसमें सहायता करती है। बिहार में बाढ़ के कारण क्या है? नदियों का विसर्ग, बहाव क्षेत्र, नदियों का प्रवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, नदियों में गाद का जमाव, उपरोक्त सभी सारे ही हो जाएंगे। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिलों का समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सब कुछ होगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है हमारा। बिहार में कृषि पशुपालन, देखो यहाँ से क्या है ना, ये पुराने डेटा है, तो इसको छोड़ के हम लोग बिहार में किस पे चलते हैं? उद्योग पर चलते हैं। सारे पुराने डेटा है, देखो क्या लिखा हुआ 2012-13 सब जगह आपको यही मिलेगा। तो हम लोग उद्योग पर चलते हैं, वहाँ से हम लोग फिर शुरू करते हैं। ओके, बिहार में उद्योग का था, ये रहा। बिहार में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी का उद्योग है जो सबसे प्रमुख है कृषि आधारित। उत्तर बिहार में बहुत सारे चीनी के मिल बंद पड़े हुए हैं। अगर वो उद्योग चलता तो इतना ज़्यादा बिहार से जो बाहर लोग आते हैं प्रवासी, वो नहीं आते। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी में है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? तो ये बनाया गया था उस समय में रूस के सहयोग से, लेकिन उस समय में यूएसएसआर होता था, यूनाइटेड जो एसएसआर था, यूएसएसआर, उसके मदद से बनाया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 33 लाख टन है। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? इसका आंसर होगा सी, तृतीय, 1961 से 66 तक। बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में है। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? तो ये है बंजारी में। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? तो पटना और औरंगाबाद में स्थित है।
बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो भारतीय तेल निगम की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। बिहार में कहाँ पर वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट है, रेलवे का वैगन बनाया जाता है, तो ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर या मोकामा में है ये। बिहार में कहाँ पर पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र स्थित है? उर्वरक संयंत्र इसका कहाँ पर है? तो ये है अमझोड़ा में। और इस बुक का PDF ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है सारा कुछ। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? तो C बरौनी में है, बेगूसराय जिला में आता है बरौनी। दिनकर जी का जन्म यहीं पर हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार राज्य में सूत कताई की मिलें हैं कहाँ पर? तो भागलपुर, सिवान, पंडोल, गया और मोकामा। पंडोल में जो सूत कताई का मिल है ये बंद पड़ा हुआ है, नज़दीक है ये पंडोल मेरे घर के पास से, तो पंडोल में जो है वो बंद पड़ा हुआ है। बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और रीगा। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं कहाँ पर? तो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ पर हैं? तो कटिहार एवं समस्तीपुर में। दरभंगा में भी बहुत सारे हैं ये, है ना, पटसन उद्योग दरभंगा में भी बहुत सारा है। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। इतिहास जब हम कर रहे थे तब मैंने इसका रीजन भी बताया था, आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताना। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो चीनी का उद्योग है। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1905 ईस्वी में महरौरा में इसकी स्थापना हुई थी, महरौरा। जाके एक बार सर्च करना किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, किस जिला में पड़ता है। बिहार राज्य में ईख की उत्पादकता कितनी है? नया डेटा हम लोग पढ़ लेंगे, वैसे इसमें दिया हुआ है 46 टन प्रति हेक्टेयर। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा ईख का उत्पादन होता है, और ये भी डेटा वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं। बिहार में निर्माणाधीन रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरनौत में, ए आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है कौन कौन सा? तो उत्तर बिहार जब भी आएगा उसमें जूट जरूर जोड़ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी, जूट, कागज़ व दवा, ये होगा। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1921 ईस्वी में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, 1921 में। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि उद्योग है कौन सा? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जूट भी है, चीनी उद्योग भी है, मखाने का भी उद्योग है। उत्तर बिहार के इलाकों में है जूट और चीनी का, ये तीनों ही उद्योग जो है ना कृषि आधारित, वो उत्तर बिहार के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना, या फिर इधर पूर्णिया, कटिहार, इस तरफ आपको मिलेंगे। बिहार में शराब का कारखाना अवस्थित है, तो डी हो जाएगा, मीरगंज, लौरिया और मोकामा, तीनों में। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है कहाँ पर? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जूट के लिए क्या चाहिए? बहुत ही अधिक वर्षा चाहिए और तापमान चाहिए, मतलब उमस चाहिए। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र इधर जो है पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम बंगाल में एक्चुअली में था सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन, तो उसके बाद इधर आ गया है ना, पूर्णिया, कटिहार और ये सब जो ज़िले हैं यहाँ पर। उसके अलावा मिथिलांचल के क्षेत्र में भी जूट का खूब उत्पादन होता है। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने की फैक्ट्री तो मुंगेर में है। बिहार में फ्लाउड उद्योग है, फ्लाइड उद्योग है पूछा है आपसे, तो हाजीपुर में है, प्लाइड होगा, प्लाइड। बिहार में चीनी मिलों का सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में, ये पूरा बिहार है, ये यहाँ से गंगा नदी गुजर चुकी है और यहाँ पर है, मैंने अभी बताया ना, पंचारण जो चंपारण ज़िले हैं ना, बोलने में थोड़ा सा हो रहा है आज, चंपारण ज़िले जो है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा ईख का उत्पादन होता है बिहार में, बहुत ही ज़्यादा। बिहार का लगभग 50% 60% ज़्यादा ईख का उत्पादन होता है दोनों चंपारण ज़िले में, तो वहीं पर है सबसे ज़्यादा चीनी मिल। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी भाग में। बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो डालमिया नगर में। किस ज़िले में पड़ता है ये आपको मुझे बताना, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उपरोक्त दोनों में, भागलपुर और गया दोनों जगह सूती वस्त्र मिलता है। ओके, आगे बढ़ें। बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन सा है? मोकामा में, तो डी हो जाएगा, मालगाड़ी का डिब्बा, जूता और शराब, इन तीनों का है। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ पर है? जमालपुर में है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे BPSC में सीधा सीधा पूछ लेगा, तो इसलिए इसको ढंग से करो, 2 बार रिपीट कर लेना। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो डी 1974 ईस्वी में, 1974 में चीनी निगम की स्थापना हुई थी। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो लोहा का उद्योग। पूछो क्यों? कागज़ लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में है। लोहा का उद्योग क्यों प्रभावित हुआ था? क्योंकि सारे जो खनिज संपदा थे हमारा वो सारा काट के अलग कर दिया गया, जितना फैक्ट्री जितना कुछ विकास हुआ था ना बिहार में, सब काट के झारखंड को दे दिया गया। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित हैं? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का प्रमुख कारण क्या था? तो उपरोक्त सभी, निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, विनियोग का अभाव। सबसे बड़ा रीजन था सरकारी अकर्मण्यता,
ये कहीं नहीं लिखा है इसको ऑप्शन में, ये बीपीएससी नहीं देगी आपको लिखने के लिए, लेकिन ये यही है, सरकारी अक्रमणता और भ्रष्टाचार, यही 2 रीज़न था। दरभंगा महाराज जो है ना, उन्होंने बहुत सारे चीनी मिल दिए थे बिहार सरकार को, लेकिन ऐसा लूट खसोट मचाया कि सारे बंद हो गए। वहाँ के लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहते हैं, पानी पिलाते हैं सड़कों पर। बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी, चीनी, जूट और कागज़। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया, कहाँ पर है? ये फतुहा में है, जूट का ट्रेनिंग केंद्र। जूट उद्योग बहुत ही ज़्यादा बूम करेगा आने वाले सालों में बिहार में। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो प्लास्टिक को बैन कर रही है ना, तो इससे जूट उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे भारत सरकार ने नियम बनाया है कि जो चावल हैं उनको जूट के बोरी में पैक करना है, चीनी है उसको जूट के बोरी में पैक करना है, इस सब से जूट उद्योग बढ़ेगा। और देश में जूट उत्पादन में पहला नंबर पश्चिम बंगाल का है, दूसरा बिहार का आता है। उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम, लीची और केला का है। सेब नहीं मिलता है उत्तर बिहार में, है ना, तो इसका आम, लीची और केला हो जाएगा। अंगूर भी नहीं मिलता है, ऑप्शन से कर सकते हो आप लोग। बिहार का महत्वपूर्ण कागज़ उद्योग कहाँ पर है? तो डालमिया नगर में है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ पर स्थित है? पटसन उद्योग की पट्टी तो उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में है। अगला है कि बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है? रेशमी वस्त्र का तो भागलपुर में, भागलपुर सिल्क। बिहार में रासायनिक उद्योग का कारखाना कहाँ पर है? केमिकल फैक्ट्री बिहार में बरौनी मिलेगा आपको। यहाँ पर उर्वरक का भी फैक्ट्री लगाया जा रहा है, और यहाँ पर तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनकी भी फैक्ट्री लगाई जा रही है। बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सब जगह, पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर, तीनों जगह। बिहार में जूट के कारखाने स्थापित हैं कहाँ पर? तो सब जगह, अभी मैंने बताया था, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, तीनों जगह मिल जाएंगे आपको। बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? तो ये राजगीर में बनाया जा रहा है। आयुध यानी कि हथियार का कारखाना बनाया जा रहा है। बिहार के नालंदा में जिला में प्रस्तावित जैविक खाद्य का कारखाना किस जगह पर स्थापित किया जा रहा है? जो बायो उर्वरक होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है ना। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो नालंदा जिला में है। नालंदा जिला के चंडी जगह है, वहाँ पर बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? पश्चिमी चंपारण में। ओके, आगे बढ़ें। बिहार का कौन सा जिला नाइलॉन जो होता है, नाइलन, उसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर जिला। विभाजन के उपरांत शेष बिहार किस उद्योग में धनी है? तो अभी भी धनी हैं हम, चीनी में, जूट में, रेशम में। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार की करों में छूट दी गई है, ये हमें नहीं याद रखना है। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई है। तो 2500 TCD पेराई क्षमता को मंजूरी दी गई चीनी उद्योग में। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना की जा रही है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि IT पार्क का स्थापित कर रही है बिहार सरकार, तो ये पटना में स्थापित किया जा रहा है। नई उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? तो कहलगांव में। नए उद्योग नीति के तहत बिहार किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो बेगूसराय में। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो बिहार शरीफ में डेयरी मिल्क पाउडर का फैक्ट्री का निर्माण किया गया। पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देश में कौन सा स्थान होगा? तो देश में इसका 15वां स्थान होगा। देश का 15वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगा। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार में छूट दिया गया है, 5 वर्षों के लिए छूट दिया गया है। बिहार में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किन किन अधिनियमों को पारित किया गया है? ये सारे अधिनियम है। सिंगल विंडो अधिनियम 2006, वैट सरलीकरण अधिनियम 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम 2006 है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है। तो बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद की और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, इन दोनों का स्थापना किया गया है। बिहार में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी? बिजली में आपको छूट देगी। तो बिहार सरकार 7 वर्षों के लिए आपको बिजली में छूट देगी। ये सब क्यों होता है? कि ताकि बाहर के निवेशक आएँ, व्यापारी आएँ और बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाएँ। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित रहा है? तो सोराक उद्योग के लिए, सोराक उद्योग के लिए। निम्न से कौन सा तथ्य गलत है? इसका आंसर हो जाएगा C, महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर दिया हुआ है, ये तो पटना में है महावीर कैंसर संस्थान। ओके, तो यहाँ तक उद्योग का भी हमने करवा दिया। बिहार में खनिज संपदा को शुरू करते हैं। बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है? तो 1% के करीब में। 2005-06 में ये हमें नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, 5-6 सब जगह दिया हुआ है। बिहार राज्य में हेमेटाइट का सुरक्षित भंडार 5-6 में
गलत गलत, ये भी नहीं करना। बिहार में कहाँ पर सोप स्टोन का उत्पादन होता है? शंकरपुर मुंगेर में सोप स्टोन का उत्पादन, ध्यान में रखना इसको, कुछ कुछ ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, जरूर करके जाना। सोप स्टोन मुंगेर। भारत एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य तो अपना बिहार है। बिहार में आमझौर पहाड़ियों में पाइराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? तो ये रोहतास जिले में है आमझौर। बिहार चीनी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि चीनी मिट्टी चीन से आती है, तो यहाँ पर देखिए बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो भागलपुर में, मुंगेर में और बांका में। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो उपरोक्त दोनों जगह सोन घाटी की पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियों पर चूना पत्थर। इसीलिए चूना पत्थर उद्योग जहाँ भी होगा वहाँ पर सीमेंट उद्योग जरूर होगा, इसीलिए इन जगहों पर सीमेंट का उद्योग दिखता है। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो अभी मैंने बताया रोहतास, गढ़, चूनाहट्टन, बंजारी, डेहरी ऑन सोन, चूनाहट्टन, बंजारी, ये दोनों हैं। बिहार किस जिले में अबरख पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, नवादा, गया, जमुई। इन तीनों को याद रखना। चौथा ऑप्शन मान लो पटना दे दिया, तो क्या मारोगे? पटना में नहीं पाया जाता है। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है किस क्षेत्र में? तो रोहतास के क्षेत्र में। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है कहाँ पर? तो रक्सौल में भी है, रक्सौल, किशनगंज और बेतिया, इन तीनों जगह पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में सूची को मैच करना है आपको। अबरख, स्वर्ण, डोलोमाइट और उसके बाद से पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को किससे मैच करेंगे? एक को किसी को मैच कर लो। देखो पेट्रोलियम किससे मैच करेंगे? तो डी का क्या आंसर हो जाएगा? पेट्रोलियम किशनगंज में मिल सकता है, तो इसको 3 से मैच कर लो। तो डी का 3 देखो किस में दिया हुआ है? 1 में ही दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते किसी भी एक का। अबरख का किससे मैच करोगे? तो अबरख का मैच किससे करेंगे हम? तो गया से। सोना कहाँ पर मिलता है? 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, सोना कहाँ पर मिलता है? तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर में। अभी तो जमुई आ गया, तो जमुई मारना, जमुई बड़ा सोना का खान मिला है। डोलामाइट तो रोहतास में, तो मैच हो गया। सी आंसर है इसका, इसको जरूर मैच करके जाना, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। गंधक है, अग्निसाह मिट्टी है, क्वार्ट्ज है और सीसा है। इसका आंसर बी दिया हुआ है। ए का 1 दिया हुआ है, गंधक मुंगेर में। बी का 2 दिया हुआ है, अग्निसाह से मिट्टी रोहतास में मिलता है। क्वार्ट्ज भागलपुर दिया, उन्हें क्वार्ट्ज दिया हुआ है बांका, और सीसा दिया हुआ है भागलपुर। सीसा भागलपुर, क्वार्ट्ज बांका, अग्निसाह सा मिट्टी ये रोहतास में हो गया, गंधक मुंगेर में हो गया। बी आंसर दिया हुआ है। ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 दिया हुआ है। यहाँ भी मैच करना है। चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, चीनी मिट्टी और बॉक्साइट। तो चूना पत्थर कहाँ पर मिलेगा? तो ए का 1 हो जाएगा, रोहतास में। उसके बाद से मैग्नेटाइट, तो ये जमुई में मिल जाएगा। चीनी मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? तो ये बांका में मिल जाएगा। बॉक्साइट मुंगेर में मिल जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। बिहार के ज़िले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो डी उपरोक्त सभी, कैमूर, रोहतास, मुंगेर, तीनों जगह पाया जाता है, इसलिए ज़रूर ध्यान में रखना। बिहार के रोहतास ज़िले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो रोहतास में क्वार्टजाइट नहीं पाया जाएगा। रोहतास जिला बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला भी है। सल्फर। बिहार के किस जिले में रूबी अबरख पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नवादा जिले में। फेल्ड्सपार बिहार के जिले में पाया जाता है? तो गया और जमुई। उच्च कोटि के चाइना क्ले, चाइना मिट्टी बिहार के ज़िले में पाया जाता है? तो ये बांका में पाया जाएगा। बिहार में फायर क्ले कहाँ पर पाया जाता है? तो ये उपरोक्त दोनों, भागलपुर और पूर्णिया दोनों जगह। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट क्या लिखा हुआ? सॉपस्टान खनिज पाया जाता है, वो बिहार के ज़िले में स्थित है? तो ये बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है, जरूर ध्यान रखना। शंकरपुर जिला, ये शंकरपुर जो है ये बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है जगह। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है कहाँ पर? तो जमुई में, गया में। बिहार के ज़िले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? भागलपुर में। भागलपुर का चरणपुर में। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, चाइना क्ले। बिहार के ज़िले में क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी में, बांका, जमुई, मुंगेर में। क्वार्टजाइट बिहार के ज़िले में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर में। स्लेट एवं फिल्लाट बिहार के ज़िले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। बिहार के ज़िले में गैलेना पाया जाता है? तो ये बांका में पाया जाता है, गैलेना। बिहार के ज़िले में ग्राफिक पाया जाता है? इसका आंसर बी, जमुई आ जाएगा। बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या कितनी है? तो 30 है। बिहार के ज़िले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नवादा जिले में। बिहार के ज़िले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी में, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि जमुई, जहानाबाद, गया, तीनों में। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार है? तो इसमें सी दिया हुआ है, जमुई में, पश्चिमी चंपारण भी दे दिया है, ए और बी दोनों। वैसे कहाँ पर होगा? मुख्य रूप से जमुई में है। जमुई, करमटिया, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, मुंगेर में भी सोना मिलता है थोड़ा बहुत। बिहार के कितने जिलों में
केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ है तो 13 जिलों में शुरू किया गया था। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है तो तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा, ONGC के द्वारा। बिहार में खनिज से कितना राजस्व संग्रह 2011-12 में हुआ? हमारे काम की चीज़ नहीं है। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर है? उद्योगों के लिए कमिश्नर का दफ्तर पटना में।